तो एक तीर ने कैसे हिंदुस्तान की कहानी बदल दी। 1 लाख महाराष्ट्रियंस और तीर्थकारी गए थे बहुत सारे, 3 से 4 लाख लोग उस वॉर में थे। देखिए आंख में तीर लगा, बंदे ने तीर निकाला, वहाँ पट्टी बांधी है और फिर और लड़ा है। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में कि शायद थोड़ी हिस्ट्री बदल सकती थी और थोड़ा सा बैड लक क्या होता है और वॉर में भी क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। तो ऐसे राजा के बारे में आज इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो आप जहाँ तक हिस्ट्री जानते हो, आप शायद बाबर को जानते होंगे, हुमायूं को जानते होंगे और अकबर को जानते होंगे, नाम सब सुने हैं शायद। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप इस बंदे के बारे में नहीं जानते, जिसको हम लोग सम्राट हेमू या हेमचंद्र आदित्य विक्रमादित्य कहते हैं। नाम सुना है इस बंदे का? सुना है? विक्रमादित्य इज डिफरेंट, लाइक मैं वो 2000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। किसी ने सुना नहीं होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप इस बंदे आप जानते नहीं होंगे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक इस बंदे ने दिल्ली पे शासक किया था और ये लास्ट हिंदू राजा रहे हैं। और इसने बंदे ने वॉर की है किसके साथ में? अकबर के साथ में। अभी वॉर क्या रही, कैसे रही, इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यह है राजा हेमू विक्रमादित्य। इनके थोड़ा बेसिक ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? 1501 में पैदा हुए हैं, अलवर नाम का डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। और इनके जो पापा हैं उनका नाम क्या है? पूरनदास। अच्छा, ये जो नाम है ये आप समझ लीजिए फैमिली है जो थोड़ा हल्का फुल्का बिजनेस करती है, छोटी छोटी शॉप जो होती है, जैसे किराने की शॉप हो गई है ना। इनका जो बिजनेस था नॉर्मली नमक, हल्दी, मिर्ची, इनको एक एरिया से दूसरे एरिया पहुंचाने का और है ना माल सप्लाई करने का काम हुआ करता था। छोटे बिजनेसमैन थे। अब ये जो बंदा है धीरे धीरे रेसलिंग में अच्छा हो जाता है, घोड़सवारी में बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ स्किल्स और एक्वायर कर लेता है जो पढ़ने के लिए आज का एक सिटी है हमारे पास रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में आता है। वहाँ जाता है, थोड़ी सी और स्किल्स लेता है, गोला बारूद के बारे में पता करता है। गोला बारूद वो चीज़ है जो इंडिया में इतना उसका नाम नहीं हुआ करता था, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर ये हुमायूं या हुमायूं के पापा बाबर जब यहाँ लड़ने आए थे, तब शेरशाह सूरी की लड़ाई जो थी वो हारने का रीज़न वही था। लाख सोल्जर थे किसके पास में? शेरशाह सूरी के पास। 10,000 सोल्जर थे किसके पास? बाबर के पास। बाबर का जीतने का रीज़न क्या था? कि उसके पास में कैनन्स हुआ करते थे, जो होता है ना, तो वो वाला सिस्टम इनके पास था, जो बंदे ने बाद में इसने भी सीख लिया है। किसने? राजा हेमू ने। बहुत अच्छा बंदा, नॉलेज था, संस्कृति नॉलेज बहुत अच्छी बंदे को, हिंदी की नॉलेज बहुत अच्छी थी बंदे को, पर्शियन और अफगानी, जिस लोग आप शायद क्या बोलते हो, अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है ना, इनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आता था। अप्रॉक्स 22 वॉर्स लड़ी है बंदे ने और 22 वॉर्स में से एक भी नहीं हारा था। आप समझ रहे हो? यही पीछे का रिकॉर्ड हमारे पास शायद मेरे ख्याल से शिवाजी महाराज के बेटे उनका भी रिकॉर्ड रहा है ना, उन्होंने अच्छी वॉर जीती हैं। और इससे पहले हमारे पास में समुद्रगुप्त नाम के एक राजा हुआ करते थे और इसीलिए ये बंदे को बोलते हैं मेडिवल टाइम पीरियड। मेडिवल टाइम पीरियड का जो हिस्ट्री रही है इंडिया की, उसका कौन है ये बंदा? समुद्रगुप्त है। कौन? राजा हेमू। ओके। और आपको से मुझे क्या बताना है बाद में कि समुद्रगुप्त ने कितनी वॉर लड़ी थी, चेक कर लीजिएगा आज और मुझे बाद में बताइएगा, चलेगा? चलो, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। 15 में पैदा हुआ, अलवर में हुआ, रेवाड़ी में पढ़ाई की, बहुत सारी नॉलेज और स्किल्स बंदे ने डेवलप की और इसी स्किल्स की वजह से हम धीरे धीरे वो एक अच्छे मंत्री पद पे पहुंचा। कब? जब शेरशाह सूरी का राज चलता था, तब की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं हेमू के बारे में और इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डेट्स के बारे में ले लीजिए। 1526 में फर्स्ट पानीपत की वॉर हुई बिटवीन शेरशाह सूरी एंड बाबर। सूरी लॉस्ट। 1526 to 30, 4 साल में बाबर ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी इंडिया में और तकरीबन वॉर जीता बंदा, मानना पड़ेगा। बंदे में उतने गट्स और फील्ड थी, इतना वॉरफेयर का सिस्टम आता था बंदे को। 30 में उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी एंड लाइक हो सकता है कि जो भी रीज़न रहे हों। 30 में डेथ के बाद में इसके बाद इनके बेटे बैठते हैं यहाँ पर। बेटे का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं ज़्यादा साल नहीं टिक पाते हैं और 1939 में एक चौसा की बैटल होती है और जिसमें शेरशाह सूरी इन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हुमायूं हार जाते हैं और वहाँ से वो पलायन करके कहाँ चले जाते हैं? अफगानिस्तान चले जाते हैं 39 में। 39 के बाद में 45 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। अब फिर से वैक्यूम तैयार हो गया दिल्ली के तख्त पे। अब फिर से हुमायूं वहाँ से चालू हो गया, कहाँ से? अफगानिस्तान से निकल गया कि अब मैं दिल्ली के तख्त पे बैठूंगा। ही रीच इन 1552 और वो दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है। बट फिर से किस्मत बंदे की खराब कि 2-3 कहानियाँ हैं कि बंदा वॉशरूम से बाहर आ रहा था और सीढ़ियों से गिर गया, इसलिए डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे तब उनकी डेथ हो गई। तो अलग अलग कहानियाँ, बड़ा समझ चलो कि उस बंदे की डेथ हो जाती है और अगेन एक वैक्यूम तैयार हो जाता है। कहाँ पर?
दिल्ली के तख्त पे। और उसी जो लड़ाई है अब हुमायूं के बेटे अकबर को राजा बनने की या फिर किसी और के राजा बनने की जो कहानी है वो हम शुरू करेंगे। करें शुरू फिर अब, चलिए थोड़ी फोटो देख लेते हैं। किसकी फोटो है? शेरशाह सूरी। एग्जैक्ट फोटो तो नहीं होगी हमारे पास, लेकिन फिर भी जो देता है हमें, दिस इज द फोटो ऑफ हुमायूं। अब जान लें, अब कहानी शुरू करते हैं। उस समय दिल्ली, बिहार से कौन चल पड़े हैं? राजा हेमू चल पड़े हैं। किस पे कूच करने के लिए? दिल्ली पकड़ने के लिए। बंदे ने रास्ते में आते आते 22 लड़ाइयाँ लड़ी, सब जीत गया। दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में जो इंचार्ज हुआ करता था उस बंदे का नाम क्या था? टार्डी खां। नाम दिखेगा आपको। दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खां ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया था। और डेट भी दी है हमारे पास, 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंच गया। भाई चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो मोहम्मद तुगलक नाम के बंदे हुआ करते थे, उसी के से एरिया का नाम मिला, उसका नाम था तुगलकाबाद। वहाँ पे उनकी वॉर होती है और इसके अंदर उन्होंने क्या किया? तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला और उसके बाद उनकी मुगलों से सेना से भीड़ हुई और लड़ाई होने पे कौन जीत गया? राजा हेमू जीत चुके। ओके। और टार्डी खान जो बंदा था वो अपनी जो बची हुई सेना को लेके कहाँ भाग गया? पंजाब भाग गया। उस समय पे पंजाब में कौन था? अकबर वेट कर रहा था। अकबर और उनके एक और कुछ सिपह सालार जो लोग थे वो वहाँ थे, क्योंकि अगर बहुत बुरी तरह शायद हारे अगर हम वहाँ पर, तो वहाँ से कहाँ चले जाएंगे? सीधा अफगानिस्तान निकल जाएंगे। ओके। आज का पंजाब नहीं है, पंजाब बहुत बड़ा हुआ करता था। तो उस पंजाब में वो लोग बैठे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। टार्डी खान वहाँ पहुँचता है अपनी हारी हुई सेना लेके, और दिल्ली में कौन एंटर कर लेता है? राजा हेमू। और वहाँ अपने आप को खुद की एक उपाधि दे लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य। अब नाम की जाता है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये नाम उनको उपाधि मिल जाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए, अकबर जो बंदा था उस समय पे पंजाब में वेट कर रहा था। ओके। और वो चाहते थे कि अब मैं यहाँ से कहाँ निकल जाऊँ? काबुल निकल जाऊँ, क्योंकि सेना हार रही है। लेकिन उनका जो बंदा था बैरम खान इज नथिंग बट चाणक्य ऑफ अकबर ओनली। जिस चाणक्य ने कैसे हमारे पास ये बंदा था चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे तैयार किया था बंदे ने, वैसे यहाँ अकबर को तैयार करने में बहुत बड़ा रोल किसका जाता है? बैरम खान ने उसको इंसिस्ट किया कि नहीं, हम लोग दिल्ली पे कूच करेंगे, एक वॉर और लड़ते हैं। और टार्डी खान जब उनसे मिलने आया तो बैरम खान क्या चाहता था? उस समय अकबर बच्चा 13-14 साल का बच्चा है, वो नहीं चाहता कि इससे कोई हारा हुआ बंदा मिले और आके हेमचंद्र की तारीफ करे कि अरे राजा हेमचंद्र ने हमको ऐसे मारा, ऐसे हमको भगा दिया, ऐसे हम हार गए, ताकि बंदा डिमोटिवेट ना हो जाए। तो टार्डी खान को बीच में ही मरवा दिया गया। टार्डी खान अकबर से मिल ही नहीं पाया। ये बहुत अच्छा, अब आपको लगता है मर्डर करना कितना बुरा बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी सेट्स होते हैं कि किस तरह से आप अपने लोगों को पूरा पावरफुल या तगड़े लेवल पे रख सकते हो। ठीक है, मुझे एक चीज़ चेक करनी थी, कैमरा ऑन किया क्या आपने? हाँ, नहीं, वॉइस का बात कर रहा था मैं। चलिए ठीक है। हाँ, क्या बंदी करके तो बाद में मिल लेगा उससे। वो जो कमज़ोर लोग हैं, जो रन छोड़ के भाग चुके हैं, उन्हें मुगल लोग छोड़ते नहीं थे, ये याद रखिएगा। इंडिया में शायद छोड़ दें, 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा था, है ना? एक बार मोहम्मद गोरी को चांस मिला, पृथ्वीराज को उठा के ले गया। तो ऐसे इंडियन करते थे, क्योंकि इंडियन लड़ते ही शौक के लिए थे, लड़ लिए, चला चल खत्म, माइफ मांग ली, चल छोड़, खत्म किया तेरे को। टेंशन थी नहीं, उनकी लड़ाई भी सीधी होती। आप सोचो कमर के ऊपर वार करते थे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 तक वॉर करते थे। और मैंने बताया भी शायद, ऐसा नहीं कि आपको लगता है सुबह 9 बजे लग गए तो बिल्कुल 8 घंटे वॉर ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जब थक गए जाके बैठ गए, वॉर कर ली, थोड़ा स्टॉप दे दिया, भाई रुक जाओ, चलो 5-10 मिनट ब्रेक, फिर बाद में वॉर वापस चालू करते, चलो शुरू हो जाओ। ये तो कुश्ती का मैच जैसे होता है ना, आपने बिस्ल मारा, बंदे ने चालू हो गया। तो लोग शौक से चीज़ें करते थे। यहाँ आप देखो सेना का सिस्टम समझिए, हम सेना पे आते हैं थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको कि सेना का सिस्टम कैसा होता था। चालू करें, आई कम ऑन दैट। अभी हम लोग राजा हेमू की बात करते हैं। राजा हेमू को पता चला कि अकबर ने प्लान कर लिया है, अफगानिस्तान नहीं जा रहा, वो क्या कर रहा है? दिल्ली पे कूच करने वाला है। सो उस बंदे ने क्या किया? अपने साथ में फिर से तोप वॉल्फ लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी लॉस रहा, पानीपत का जो एरिया है वहाँ से थोड़े से कुछ कैनन्स आ रहे थे, किसके पास, है ना? राजा हेमू के पास। वो गलती से एक मुगल सेना थी, उसने पकड़ लिया। उस समय ज़्यादा सैनिक नहीं थे राजा हेमू के पास, और वो इन्होंने ले लिए। थोड़ा सा इससे वीक पॉइंट हो गया, किसका? राजा हेमू का। छोटी सी घटना है लेकिन बड़ा इफेक्ट होता है उसका भी। बट वॉट एवर कैनन्स ही हैड, वो कैनन के साथ में बंदे ने पानीपत को कूच कर दिया। पानीपत इज अ प्लेस जो दिल्ली से अप्रॉक्स अराउंड 100 किलोमीटर के पास आती है, और प्लेन एरिया, दूर दूर तक प्लेन एरिया, इसलिए ईजी होती है कोई भी वॉर करना वहाँ पर। वो पहाड़ी एरिया नहीं है, या फिर वहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं हो सकती, वहाँ सामने सामने युद्ध करना पड़ता है। 30,000 कैवलरी थी, घोड़सवार, बहुत सारे घोड़े लेके निकला बंदा। तकरीबन 500 से 1500 हाथी बताए जाते हैं, हम 1500 पकड़ लेते। 1500 हाथी इस बंदे के पास हैं। 1500 मजाक नहीं है, आपने 4-5 हाथी देखे पागल हो जाओगे। 1500 हाथी कोई सेना में देख ले आदमी,
ऐसे हिल जाएगा। तो इतनी वॉर के साथ बंदा लेके निकल रहा है। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, जो हमारे राजा हेमचंद जिस हाथी पे बैठे थे, उस हाथी का नाम बताना आपने मुझे। मिल जाएगा, और बड़ा तगड़ा नाम है, अच्छा नाम है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ शायद आपको याद रहे, मैं बता दूंगा आप भूल जाओगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं, सिस्टम देख लेते हैं। अभी आप ये देखिएगा कि जो वॉर में जो राजा हैं, बैरम खान और अकबर हैं, वो देखो सेना के पीछे हैं, दिखाया गया यहीं पीछे नहीं है, 13 किलोमीटर दूर थे जहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ से 8 मील दूर बताते हैं वहाँ पर, बुक्स में लिखा गया कि 8 मील दूर बैठे थे। क्यों बैठे थे? अगर सेना हार गई तो हम कहाँ निकल लेंगे, समझ आ रहा है, अफगानिस्तान निकल लेंगे। यहाँ पर राजा हेमू कहाँ पर है? सेना के सामने। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखो इन्हीं फैक्ट या इन्हीं बुक से फैक्ट लेके हम शायद बहुत सारी मूवीज बनाते हैं। आपके सामने जैसे मूवी रही है अभी, पानीपत नाम की मूवी आई थी कुछ साल पहले, तो आप ये देखोगे कि संजय दत्त कहाँ से लड़ाई लड़ रहा था? सामने लड़ता है क्या? पीछे वहां बैठ के लड़ाई लड़ रहा है। और आपके यहाँ से जैसे कि भाऊ सदाशिव गए थे यहाँ से, या बाकी जितने भी राजा थे वो कहाँ लड़ रहे थे? फ्रंटियर पे थे। तो अपने यहाँ के लोग कहाँ रहते थे? फ्रंट पे। वो लोग, उनकी सेना नहीं है ये पैसे से खरीद के लाके लाते थे। हमारे लोग देश के लड़ रहे हैं, वो किससे लड़ते थे? पैसे के लिए। जीतेंगे, प्लंडर करेंगे, लूटपाट करेंगे, निकल लेंगे। तो ये फर्क होता था। तो इनकी सेना है, इनमें आप देखो हाथी कम है, हमारे पास हाथी ज़्यादा है। उनके पास घोड़े अच्छे हैं, मानना पड़ेगा, अफगानी घोड़े अच्छे थे। यहाँ तक कि अगर हम देखें बहुत महान घोड़ों में अगर नाम चेतक का आता है, महाराणा प्रताप का घोड़ा, वो भी एक अफगानी घोड़ा ही था। उसकी कहानी भी अलग सुनाई किस दिन, ठीक है। तो ये आपका सेना का फॉर्मेशन होता है। और अब हो ऐसा रहा है कि शुरू में जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो अकबर वॉज नॉट इन पावर, बट अकबर की जितनी भी सेना थी, वो जो हाथी थे राजा हेमू की सेना के, उन्हें सब कुछ तहस नहस कर दिया। 90+% चांसेस हो चुके हैं कि अब राजा हेमचंद्र जीतने वाले हैं। अगले 10-15 मिनट का युद्ध रह गया है और सब चीज़ खत्म होने वाली है। बैरम खान को भी लगने लगा था कि शायद हमारे दिन हो गए हैं, हमें ऐसे निकलना चाहिए। बट यहाँ एक कहानी बदलती है, जहाँ के एक राजा हेमचंद्र शायद अगले सैकड़ों सालों तक एक अलग से एक जनरेशन चला पाते, वैसा हुआ नहीं। ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है ना, ये इस बुक से ली गई है। आपके सामने नाम दिख रहा है, इस बुक से अगर आप थोड़ी स्टोरी पढ़ोगे तो जो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वो इसमें दे रखी है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। बुक्स पढ़ने का शौक अगर आपका है तो यहाँ घटती है एक कहानी। इस कहानी में क्या है कि एक अनजान बंदा, इस बंदे का नाम भी कहीं नहीं लिखा है, इस बंदे ने एक तीर चलाया और वो तीर जाके लग गया आंख में। किसके? राजा हेमचंद्र के। अच्छा, आंख तीर में लगा, आप देखो कितनी खतरनाक बात है। हमें एक पिन लग जाए, साला पापा मम्मी करने लग जाते हैं। बंदे की आंख में तीर लगा, बंदे ने तीर निकाला, वहाँ पट्टी बांधी है और फिर और लड़ाया। लेकिन आपको पता है ना, सर की चोट है, सर में चोट लग गई बंदे को। और लगने से क्या हुआ? आधे घंटे बाद में, अप्रोक्स 20 से 30 मिनट बाद में बंदा बेहोश हो गिर गया। अब सेना का जो मनोबल होता है ना, वो राजा से होता है कि राजा वहाँ बैठा है। जर्मनी क्यों हार गया पहली वॉर में? उनका राजा कहाँ जाके बैठा था? तीर बंदे की आंख में लगा है और बंदा है ना, आंख में उसने पट्टी वट्टी बांध ली और अब वो क्या हो गया, प्रॉब्लम लड़ने की वजह से वो बेहोश हो गया है। और अब आप देखो, अगर आपको एक पिक्चर दिखती है तो जैसा ऐसा कुछ पार्ट है कि नहीं? ये भी इनका देखा जाए तो एक तरह से है ना, बहुत कवच होता है ना, वैसे सिस्टम रहता है। तो ये इसके अंदर बंदा है, लेकिन फिर भी इस बंदे को तीर लग चुका है। ये इस बंदे की खासियत है, बंदे ने तीर जिसने मारा है वो तीर उस बंदे को लग गया, अरे गिर गया। अब सेना ने देखा कि हमारा राजा है नहीं, अब सेना का मनोबल टूट गया। जहाँ पर हेमचंद्र की जो सेना थी जीत रही थी, धीरे धीरे क्या हो गई, वो हारने लग गई। और इसकी वजह से क्या हो गया, अकबर की सेना को चांस मिल गया और उन्होंने धीरे धीरे काट मार शुरू कर दी। और ये जब बेहोश हो गए तो इस बंदे को यहाँ से बंदे लेके गए बंदी करके, कहाँ पर? जहाँ पे अकबर था, ओके। और अकबर को बोला गया कि भाई मार दे, इस बंदे का सर उड़ा दे। अकबर ने एक सेंटेंस कहा, बुक्स में लिखा जाता है कि ये पहले से मरा हुआ, मैं इसको नहीं मार सकता। तो बैरम खान को लगा कि राजा है, राजा स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा स्ट्रांग मैसेज जानी चाहिए। तो बैरम खान ने उसका सर उड़ा दिया और तलवार किसके हाथ में दे दी? अकबर के हाथ दे दी। कि अकबर ने उड़ाया, अकबर का हाथ कर दिया, लोगों ने देखा अकबर ने सर उड़ाया। और स्ट्रांग जो बंदे होते हैं ना, लीडरशिप, वहाँ ये बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप ध्यान दें, राजा कभी कमजोर नहीं हो सकता, राजा हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके पास तो इमोशंस नहीं हो सकते, उसके पास रन करने की पावर होनी चाहिए, क्योंकि उसको गवर्नेंस आना चाहिए ना। आज बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों में आप इमोशनल नहीं हो सकते, आपको देश चलाना है। तो वैसे अकबर को मजबूत दिखाने की कोशिश की गई थी, बच्चा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकबर ने सीखा नहीं। अकबर ने बाद में जो आने वाले साल रहे वो बताते हैं, आगे वाला हिस्ट्री में रही है कि भाई अकबर ने क्या क्या सीखा है, आप सबने पढ़ा भी है। तो ये वो चीज़ है जिसमें हमें लगता है कि शायद हेमचंद्र हार गए और एक वॉर खत्म होती है एक तीर की वजह से। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसके बारे में बताते हैं। मैं फिर से बुक का नाम बता रहा हूँ, तो मुगल एम्पायर नाम की बुक लिखी गई है और उसमें एक सेंटेंस यूज किया गया बाय R.C. मुजुमदार। क्या लिखते हैं देखिएगा, पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह पे क्या किया होता,
हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। तो एक तीर ने कैसे हिंदुस्तान की कहानी बदल दी, उसी कहानी जो हम आज देख रहे थे। कुछ इवेंट्स हैं, कुछ बुक्स लिखी हैं, हो सकता है कि शायद हम इन चीज़ों में हिंदू मुस्लिम करने लग जाए, वो तो आज चलता है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। बुक्स में क्या लिखा गया मैं बता देता हूँ। हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दो आंख की तरह समझा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वो जब लड़ाई लड़ रहे थे उनकी सेना के दाहिने हिस्से में, राइट हैंड साइड में, जिसकी कमान के कौन संभाल रहा था, सादी खान नाम का बंदा संभाल रहा था, और लेफ्ट साइड की जो कमान थी कौन संभाल रहा था, राम्या नाम का बंदा संभाल रहा था। तो सोचता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से अपोजिट में लड़ रहे हैं, शायद हिंदू मुस्लिम एक साथ थे और शायद हिंदू मुस्लिम उधर भी होंगे, दोनों में मना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खुद को लिबरल मानते हैं या फिर इंडिया को बुरा कहने की बात करते हैं और जो कास्ट सिस्टम फैलाते हैं, उनके लिए भी एक सेंटेंस है। विंसेंट ए स्मिथ नाम के एक राइटर है, उन्होंने क्या लिखा है कि हेमू ना तो क्षत्रिय था ना राजपूत था, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है इन लोगों ने देश संभाला है या हमेशा राजा गद्दिए रहे हैं। हेमचंद दोनों नहीं था। क्या लिखते हैं, होने के बावजूद, दोनों नहीं था, उसके बावजूद अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने युद्ध किया। तो उन जो कम्युनिस्ट या लिबरल जो लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा थप्पड़ है कि क्या पढ़ रहे हैं इतिहास में, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। लास्ट 70-80 ईयर्स में हमारे इंडिया की हिस्ट्री चेंज कर दी गई है। इन चीज़ों को अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में। तो ये एक छोटी मोटी कहानी थी जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए थी। वैसे पानीपत की जो वॉर्स हैं उसमें और भी इन्फॉर्मेशन है। पानीपत के 1 के बारे में मैं आगे लेक्चर में बात करूंगा और 3rd के बारे में बात करेंगे। 3rd जो हम बात करेंगे उसमें शायद हमारा ज़्यादा है ना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि शायद काफ़ी सारे लोग महाराष्ट्र से वहाँ गए लड़ने के लिए। 1 लाख महाराष्ट्रियंस और तीर्थकारी गए थे, बहुत सारे 3 से 4 लाख लोग उस वॉर में थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे। आपको बता दो पानीपत की एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। पानीपत के लिए जब महाराष्ट्र से जब वॉर करने के लिए सेना निकली ना सदाशिव के साथ में, तो लोग क्यों निकले पता उनके साथ में? बोला यहाँ से जा रहे हैं गंगा नहाएंगे, वॉर तो लड़ ही रहे ना। और सेना के साथ जाने में आसान क्या होता है, कोई अटैक नहीं करता, सेफ्टी रहती है। तो इतने सारे जब लोग हैं तो इतने लोगों को खाना खिलाना इनके लिए महंगा पड़ गया, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद खाना खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो आज की कहानी यहाँ तक है। ये कुछ बुक्स के नाम है, मैं चाहता हूँ कि टाइम मिला तो इन बुक्स को पढ़ो ताकि थोड़ी हिस्ट्री में मालूम चले। इसके बारे में हमारे पास हेमू द नेपोलियन ऑफ मिडिल इंडिया है ना, अकबर ऑफ हिंदुस्तान, कुछ ऐसे बुक्स के नाम आपके, द मुगल्स ऑफ इंडिया। ये सारी बुक्स आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश की है इन बुक्स में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए हैप्पी दिवाली, टेक केयर।